अब हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स के लिए देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेम्परेचर का डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स के लिए। क्लियर है? तो मेटल्स के लिए देखने से पहले सबसे पहले हम याद करेंगे कि रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने जब रिलेशन डिराइव करा था, किसके लिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने किया था ना। उसके आगे में हम लोग ओम्स लॉ डिराइव किए थे। ओम्स लॉ के बाद लास्ट में एक फॉर्मूला लाए थे रेजिस्टिविटी का था। उसी रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोगों ने वहां पे डिराइव किया था। तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे किसके लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म है मास, जिसका कोई फैक्टर वेरिएशन नहीं होगा, चाहे कुछ भी तुम इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज करो, टेम्परेचर के ऊपर मास का कोई कंट्रोल नहीं है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं वो कौन कौन से, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या दिस इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। यही दो फैक्टर्स हैं जो कि क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा फैक्टर्स है जो कि वेरी हो सकता है। हमको पता है कि मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड। तो चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 है तो 5 ही रहेंगे। तो आई कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल आल्सो नॉट डिपेंड on the temperature. So there is only one thing which will depend on the temperature. This is nothing but the relaxation time. क्या है ये, रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं ले लेता हूं, दिस इज द इक्वेशन 1। ऑल्सो अब मैं दिमाग लगाता हूं कि जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं किस कारण से, टेम्परेचर के कारण से। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थर्मल स्पीड। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अब थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहां पे वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं किसी भी कंडक्टर में। तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हुई, जिसके कारण एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज हुआ। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, ये क्यों हुआ, ये थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन्स किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इंक्रीज हुआ, इसका क्या मतलब, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। से पहले 2 सेकंड में 10 बार कॉलिजन हो रहा था, पहले 2 सेकंड में 10 बार कॉलिजन हो रहा था, अब 2 सेकंड में 20 बार कॉलिजन हो रहा है। तो हर एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच का टाइम क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है। पहले 2 सेकंड में 10 हो रहा था तो वो क्या था, तुम्हारा 2 सेकंड में 10 था, यानी कि 2/10 था, यानी कि फिर भी ज्यादा था एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन का टाइम। लेकिन अब नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ गया सेम टाइम इंटरवल में या 2 सेकंड में ही, तो क्या होगा, दिस विल बिकम एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन का टाइम और कम हो गया। मेरी बात सही है कि अगर मेरे को पता है कि 2 सेकंड में 20 कॉलिजन्स होने हैं तो हर एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन का टाइम कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हुए, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम का मतलब ही होता है एवरेज कॉलिजन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स, यानी कि यहां पे रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज होगा। यानी कि वी कैन से दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज द इक्वेशन 2। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दिस विल गिव यू क्लियरली। देखो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का लीनियर रिलेशन है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि जब भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा या वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, या रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। किस केस में, तुम्हारे मेटल्स के केस में, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशन फॉलो करता है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स resistivity varies linearly with temperature,
तो इसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो एट टेम्परेचर 0 केल्विन 1 प्लस अल्फा डेल T। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। L अपॉन ए तुम्हारा कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। और रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज नथिंग बट R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल T। क्लियर है? अब ये पूछोगे कि ये फॉर्मूला में अल्फा क्या है, ये फॉर्मूला में अल्फा क्या है। ठीक है, तो वेयर अल्फा इज कॉल्ड दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल करूंगा। तो आपको मैं ये दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला आया कहां से। दिस इज वेरी इजी। उसके लिए आपको अल्फा का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है। क्लियर है? तो अल्फा का डेफिनेशन देखते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा इज नथिंग बट अगर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूं, 1 ओम का रेजिस्टेंस लेता हूं, इसमें अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता हूं, अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस लिया, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, तो जो इस पर्टिकुलर कंडक्टर में रेजिस्टेंस में इंक्रीज आएगा वो कितना होगा तुम्हारा? अल्फा। यानी कि आई कैन डिफाइन दी अल्फा इज नथिंग बट इट इज दी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इन, क्या बोलेंगे, when a unit resistance, when a conductor of unit resistance is taken and there will be 1 degree rise in temperature, then the increase in resistance will be alpha, then the increase in resistance will be temperature coefficient of resistivity। यानी कि 1 ohm resistance का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराएंगे तो जो इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस में वो कितना होगा? अल्फा। तो इसी डेफिनेशन को लेते हुए चलते हैं। मैं मान लेता हूं कि फॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ohm when del T is equal to 1 degree Celsius, increase in resistance will be nothing but alpha ohms। क्लियर है? then 1 ohm रेजिस्टेंस के लिए अगर del T is equal to del T डिग्री राइज होगा तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा आपका? अल्फा del T। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं कि फॉर R इज इक्वल टू R नॉट ओम, del T is equal to increase in temperature is del T, then increase in resistance will be nothing but R naught alpha del T। Therefore, temperature at resistance at temperature T is nothing but resistance, initial resistance plus increase in resistance was कितना? R naught alpha del T। So यानी कि resistance at temperature T is nothing but R naught 1 plus alpha del T। इस तरीके से क्या है, ये फॉर्मूला आया है कि अगर T टेम्परेचर में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इट इज नथिंग बट R naught 1 plus alpha into del T। So this is all about the temperature dependence on resistivity for metals। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, मेटल्स के लिए ये चीज को देखा था। अब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स कुछ लोग क्या अभी तक पढ़े नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ लॉजिक्स यूज होते हैं और ये थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बट फॉर्मूला हमारा स्टार्ट वहीं से करेंगे। हमको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। यही फॉर्मूले से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर है? मुझे ये पता है कि यहाँ पे मास इज ए कांस्टेंट टर्म, ये कुछ नहीं इफेक्ट करने वाला, सामने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट डालने वाला फैक्टर है वो कौन कौन सा है? या तो हो सकता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या रिलैक्सेशन टाइम। अब ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर किन दो फैक्टर्स के ऊपर या किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेट मी सी, पहले ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता हूं। पहले सेमीकंडक्टर की बात करता हूं कि हमको पता है मेटल्स में क्या खासियत होती है या मेटल्स को क्या मेटल्स बनाता है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? बट सेमीकंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है, क्यों उसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है? देखिए क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 14 ग्रुप एलिमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इवन दो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट क्या होता है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि उसके जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंडक्ट करने लग जाते हैं। ये ज्यादा डिटेल में हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बस अब अपने को इतना याद रखना
कि कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होती है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट है जैसे कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है जो कि क्या करते हैं, इनके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंडक्शन की। कब? टेम्परेचर के साथ में। और भी होता है, डोपिंग होती है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती है, उतने डीप में हम नहीं जाने वाले। हमको बस ये पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिव बन जाएगा, उसके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कंडक्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। तो पहली चीज ये समझते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या होंगे, कोलाइड नहीं होंगे। और जब कोलाइड नहीं होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम का कोई वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। कोलाइड होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड होता है, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम तुम्हारा कम होता है। यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो टाउ डज नॉट मैटर। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है ये कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा है इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। बट क्या इफेक्ट डाल रहा है? इफेक्ट डाल रहा है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहां पे जो फैक्टर तुमको रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा केवल n। तो आई कैन से दैट कि इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये मुझे समझ आ गया किसका डिपेंडेंस, इसका। मेरे को एक फॉर्मूला पता है जो कि तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे ऑल्सो फॉर सेमीकंडक्टर्स। This is called the number of electrons at temperature T is equal to number of electrons at 0 Kelvin into e to the power minus Eg upon kBT। This is the formula जो कि क्या करता है, रिलेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर से। क्लियर है? यहां पे हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट किया और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने टेम्परेचर से रिलेट किया। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये फॉर्मूले को यहां पर भी यूज कर सकता हूं। देयरफॉर यूजिंग 1 मैं ये मान सकता हूं कि 1 अपॉन रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट e टू द पावर माइनस Eg अपॉन kBT। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। एक बात बताइए, रो नॉट इधर चले जाएगा और ये तुम्हारा माइनस की पावर होता है तो नीचे लिखेंगे तो प्लस की पावर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला रीअरेंज करके कैसे लिखा जाएगा तुम्हारा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर, ये माइनस था, ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला ही हमको क्या कर रहा है, रेजिस्टिविटी को रिलेट कर रहा है टेम्परेचर के साथ। मैं मान लेता हूं दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मैं यहां पे कुछ कुछ जो टर्म्स इन्वॉल्व है उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वेयर Eg इज कॉल्ड द एनर्जी गैप। क्लियर है? Kb इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है? साथ में रो टी इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। and rho naught is nothing but the resistivity at temperature 0 Kelvin। क्लियर है? ये जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसकी बात है। अब मैं ये देखता हूं कि कैसे रो और टेम्परेचर का डिपेंडेंस होगा। कि मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको एनालाइज करूंगा। जब भी मैं क्या करूंगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये बताइए यहां पे टेम्परेचर जो है इसकी पावर में डिनोमिनेटर में है। तो जब ये डिनोमिनेटर में है तो Eg अपॉन kBT क्या होगा तुम्हारा, अगर पूरे टर्म की बात करूं, Eg अपॉन kBT वाला टर्म जो है वो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म पूरा डिक्रीज होगा। और E की पावर अगर डिक्रीज हो रही है, अगर E की पावर डिक्रीज हो रही है तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। तो एज e to the power Eg upon kBT also decreases, therefore I can say that when temperature increases resistivity decreases। क्लियर है? मैंने क्या बताया आपको कि जब T इंक्रीज होगा तो ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये टर्म छोटा होगा, E की पावर छोटी होगी तो रेजिस्टिविटी भी छोटी होगी। तो आई कैन डायरेक्टली से दैट कि टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ओके, ये हमारा रिलेशन कौन से फॉर्मूले से निकला, यहां से निकला। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे
कौन से फॉर्मूले पे? ये इक्वेशन 2 से मैं क्या कर सकता हूं, कैसे सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करेगा और कैसे इंसुलेटर पर डिपेंड करेगा, ये दोनों को भी डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। ये कौन डिसाइड करने वाला है कि ये सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है और उसका डिपेंडेंस कैसा है? ये जो एनर्जी गैप है वो। ठीक है, तो इसी इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, आगे ध्यान देता हूं। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये मान रहा हूं कि जो अभी टेम्परेचर था मैं उसको फिक्स मान लेता हूं। ये रूम टेम्परेचर के केस में लूंगा, तब जो मेरा वेरिंग फैक्टर्स होगा सिर्फ एनर्जी गैप होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एट रूम टेम्परेचर KBT is equal to 0.03 electron volt. So the non-conducting material is insulator or semiconductor depends on Eg। ठीक है, जब तुम्हारा एनर्जी गैप जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और एक केस में मान लेता हूं कि एनर्जी गैप तुम्हारा ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब के केस में यहां देखिए एनर्जी गैप अगर लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए कि Eg तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। Eg डिक्रीज हो रहा है तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, तुम्हारी डिक्रीज होगी। तो आई कैन से दैट रजिस्टिविटी इसके लिए कम आएगी। अगर यहाँ पे Eg बढ़ेगा तो तुम्हारा रजिस्टिविटी भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जिसकी रजिस्टिविटी कम हो उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर, और जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस में पहले तो ये बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घटेगी, ये ओवरऑल ब्रॉड आइडिया था। साथ में एनर्जी गैप के ऊपर के बेस पे ये बताया कि एनर्जी गैप हमारा अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस रहेगा तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर होगा, और अगर एनर्जी गैप तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये इंसुलेटर होगा। So this is all about the temperature dependence on resistivity for semiconductors and insulators. अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस केस में क्या होगा, जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ये क्या होता है आप लोग का, डिक्रीज होता है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो आयनिक इंटरेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं। इसके कारण क्या होता है, विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स जो है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। विस्कस क्या है, विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी इज नथिंग बट दी प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो। ये एक प्रकार से अपोजिशन ही है। तो विस्कस फोर्स है या अपोजिशन अगर आपका डिक्रीज होगा तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। मैं क्या बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, जिसके कारण विस्कस फोर्स डिक्रीज हुआ, विस्कस फोर्स डिक्रीज हुआ तो हमारा रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, तीनों पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर किया। टेम्परेचर डिपेंडेंस मेटल्स के लिए देखा, टेम्परेचर डिपेंडेंस सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए देखा, और टेम्परेचर डिपेंडेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखा। अपन रिकॉल करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस में मेटल्स के लिए, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल्स के लिए तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या होती है, तुम्हारी इंक्रीज होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के लिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।